नमस्ते जी। वेलकम टू लॉ लर्नर्स 365। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड वीडियो ऑफ आर्म्स एक्ट। मैं पराग पाराशर, आपका टीचर कम फैकल्टी कम दोस्त। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको सब क्लियर हो रहा होगा और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ये माइनर एक्ट्स में। दीज आर माइनर बट मेजर एरियाज फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। क्या क्या मतलब कि पहली क्लास में क्या क्या कवर किया था। पहली क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड समझा कि किस वजह से वो आर्म्स एक्ट आया, क्यों उसको रेगुलेट किया गया। 1877 में पहले वो सबसे पहले वो आया। फिर उसके बाद 1959 में उसका जो कोडेड फॉर्म है अच्छे से जिसको रिवाइव किया गया और रेगुलेट करना चाहा सरकार ने उस समय की, तो वो आया। फिर उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स आई जो कि 2019 में थी, प्राइमरी अमेंडमेंट, जो कि थ्री फायर आर्म्स, हम फायर आर्म्स या आर्म्स या एम्यूनिशन जो हम पोजेस कर सकते थे वो घटा के दो कर दी। ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद सेक्शन 1 पढ़ा जिसमें कमेंसमेंट थी, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट सब कुछ था। उसमें उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 1962 से इसको लागू किया गया। प्रेसिडेंशियल असेंट की डेट भी दे रखी थी जिसको हमने डिस्कस कर ली। प्रियम्बल को पढ़ा कि वो एग्जॉस्टिव है, कि कंसोलिडेटेड एंड अमेंड की बात हुई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेक्शन 2 डेफिनेशन पढ़ा। सेक्शन 2 डेफिनेशंस में आर्म्स, एम्यूनिशन, फायर आर्म्स, इन सब की डेफिनेशन पढ़ी। मजिस्ट्रेट में सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है। एक्यूजिशन को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, या फिर इंक्लूड्स को हमने समझा कि इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है। और फिर उसके बाद और तो कुछ डेफिनेशन में था नहीं। फिर हमें सेक्शन याद करने होंगे जो कि हम मैंने तो आपको पहले ही बताया हुआ है कि दीज आर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच दे फॉलो। तो उसमें आप ए से लेके बी तक, जैसे एक्यूजेशन ए हो गया, उसके बाद अपने आप से एम्यूनिशन आ गया, ए एम। ठीक है, एम के बाद आर आता है तो आर्म्स उसके बाद आएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा सोच, 2E फायर आर्म्स हो गया क्योंकि एफ बाद में आएगा। ठीक है। तो ऐसे हम उसको याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सेक्शन 3 से लेके 12 तक पढ़ना चाहा, जिसमें कि अभी तक हम लाइसेंस से रिलेटेड जो सेक्शन हैं, 3, 4, 5, 6, 10, ये हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे लाइसेंस दिया जाता है, कैसे कैसे उनको कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया सेक्शन 11, 12, जिसमें पावर की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को थोड़ा सा और कर्टेल कर सकते हैं वो लोग। और उसके बाद और भी पावर दी जा सकती है जिसमें कि हम उसको रेगुलेट कर सकें। ठीक है। इवेंचुअली आपको प्रोविजंस नहीं दे रखा है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर है जिससे कि पब्लिक पीस एंड इंटरेस्ट को मेंटेन किया जा सके और आपको और आर्म्स का जो यूजेज है या फिर पोजेशन है उसको और कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो ये सब, तो उसमें हम आगे क्या कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे कि 7, 8, 9 कर लिया। फिर उसके बाद चैप्टर 4 जो कि पावर एंड प्रोसीजर्स की बात करता है, और साथ में कुछ लैंडमार्क्स जजमेंट्स भी करेंगे और रीसेंट जजमेंट्स अगर कुछ हैं तो, जिसमें कि स्पेशली राजस्थान हाईकोर्ट की, जिससे कि हम थोड़ा सा दूसरे से अलग हो जाए। ठीक है, जो भी और एग्जाम कैंडिडेट देने आ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ और नया ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि प्री इज समथिंग विच कैन एक्सपेल यू, विच कैन टेक यू इन। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ प्री में ही बाहर हो जाते हैं, जो कि मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं इतना लथार्जिक किसी भी चीज को लेके रहना है कि नहीं ये नहीं पूछा जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा। बहुत छोटे एक्ट्स हैं, ऑलरेडी सिलेबस बहुत कम है तो बहुत डीपली पढ़ना है, उसमें साथ में जजमेंट्स भी पढ़ने के चल रहे हैं, अपने पास टाइम भी इनफ है। ठीक है। तो इसलिए मेरा सिर्फ इससे कहने का मतलब यही है कि हम अच्छे से तैयारी करके जाएं जिससे कि कोई प्री में हमें बाहर ना कर सके, क्योंकि फिर मेंस है, फिर तो हमारा सिलेक्शन है ही है। ठीक है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7, अब पहले ये समझें कि जैसे हमने डिवाइड किया लाइसेंस को 5 सेक्शंस में, ठीक है, जिसको हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब हम आ गए यहाँ पे सेक्शन 7, 8, 9 पे। ठीक है। तो मैंने डिवाइड किया हुआ है जिससे कि आपके लिए इजी रहे, एक माइंड में फोटोजेनिक इमेज बन जाए, इसलिए मैंने ये करना चाहा। ठीक है।
सेक्शन 7, एक्विजिशन और पोजेशन, मैन्युफैक्चर एंड सेल आर्म्स एंड एम्यूनिशन। व्हाट इज इट? इट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन, मैन्युफैक्चर एंड सेल एंड आर्म। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आ गई लाइसेंस की। वहां क्या था, परमिशन की बात होती है। अब प्रोहिबिशन, यहाँ पे रोकथाम की बात होती है। और तीसरा है पावर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्सेसिवली एक्सीडिंगली क्या कर सकता है। क्योंकि भले ही आर्टिकल 21 में हो कि वी हैव टू डिफेंड आवर सेल्फ, और जिसके लिए हम आर्म्स भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास होगी तो, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट जो कहते हैं ना, वे आपने रॉस्को पाउंड जी का वो पढ़ा होगा, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग में क्या उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की थी, कि पब्लिक इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी एक को तवज्जो ज्यादा दे देंगे तो देयर विल बी अ डिफीट ऑफ जस्टिस। ठीक है। तो इसीलिए जब पहले परमिशन दे दी, लाइसेंस दे दिया कि आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक ना, उसमें प्रोहिबिशन की पावर भी तो होनी चाहिए। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक पीस ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर जो पब्लिक ऑर्डर है मेंटेन करना है, स्टेट की जो फोरमोस्ट ड्यूटी है शांति बनाए रखने की समाज में, अगर वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, तो जब खत्म हो रही है तो प्रोहिबिशन की पावर आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए उसको 7, 8, 9 में डिवाइड किया गया है, कि what you can do about the things which are going against the peace of the society, then it is prohibition। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑन एक्विजिशन और पोजेशन, मैन्युफैक्चर एंड सेल एंड आर्म्स ऑफ एम्यूनिशन। ठीक है। उसको डिटेल में हम बेयर एक्ट के साथ पढ़ेंगे। बेयर एक्ट में मैं अंडरलाइन भी करवाऊंगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने खुद ही डाइसेक्ट कर रखा है आपके लिए आसान बनाने के लिए। ठीक है। सेक्शन 8, सेल एंड ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स और नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। और डिस्कस करेंगे इसको हम। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, क्यों होता है, क्यों इसको भी बैन करने की बात करी गई है, क्यों इसको प्रोहिबिट करने की बात की गई है, इसको भी हम विद एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 में यंग पर्सन दे रखा है। ठीक है। तो यंग पर्सन, अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें कि वो 18 तक ड्राइव नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन उसके बाद कर सकता है ना। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे 21 है कि 21 तक लाइसेंस नहीं ले सकता, लेकिन उसके बाद ले सकता है। ठीक है। तो ये यंग पर्सन वाला, ये मुझे लगता है कि सेक्शन 9 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब इसको हम उससे पढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और ऑफ मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। मैंने आपको बोला था ना कि ऐसा नहीं कि सारे आर्म्स और सारे जो एम्यूनिशन है उसको कर देंगे, सिर्फ प्रोहिबिटेड, जो कि ऑनरेबल गवर्नमेंट ने उसको प्रिस्क्राइब कर रखा है नोटिफिशियल गैजेट के थ्रू। ठीक है। तो ये हो गया प्रोहिबिटेड आर्म्स, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में रखा है उन्होंने कि सेक्शन 3 और सेक्शन 5 हमने पढ़ा हुआ। सेक्शन 3 में सिंपल सी बात है कि एक्वायर नहीं कर सकता, पोजेशन नहीं कर सकता, पोजेस नहीं कर सकता, कैरी नहीं कर सकता, वही सेक्शन 3 है यहाँ पे। ठीक है। इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। इधर यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, तो सेक्शन 5 में दे रखा है। अभी तो पढ़ा पिछली क्लास में। एक्सपोज और ऑफर ऑफ सेल और ट्रांसफर और हैव इन पोजेशन फॉर सेल, इसमें सेक्शन 5 का ही सब क्लॉज है, वो 5 में ही दे रखा है। ठीक है। एंड एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड अनलेस ही हैज बीन स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उसको ये चीज करने के लिए अलाउ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कर सकता है। अदरवाइज ही कैन नॉट एक्वायर पोजेस, कब? प्रोहिबिटेड आर्म्स, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। ठीक है। नॉर्मल गाड़ी की बात नहीं हो रही। ठीक है। तो ये अपना थोड़ा डिस्टिंग्विश करके चलना कि अगर वो पूछते हैं प्रोहिबिशन किस पे लगा सकते हैं, प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनिशन पे, ना कि ओनली आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे या फिर फायर आर्म्स पे। ठीक है। सेक्शन 7 हो गया। प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। आप सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क आप आसान भाषा में समझिए कि जैसे सोना होता है, उसके ऊपर हॉलमार्क होता है कि यस ये इतने कैरेट का है, इसकी ये वैल्यू, जो भी आप उस तरीके से जो भी सोने का रेट चल रहा होगा उस तरीके से लगाएंगे। या फिर हॉल मार्क है, इट इज ओरिजिनल गोल्ड, और इसकी जो क्वालिटी है या फिर ऑथेंटिसिटी है, इट हैज बीन प्रूव दैट बाय हॉलमार्क। ठीक है। या फिर गाड़ी के बारे में चेसी नंबर होता है उसका, या फिर हिंडे की गाड़ी में विन नंबर होता है, या फिर इंजन नंबर होता है।
तो ये सब भी क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं। अगर आप इनके साथ छेड़खानी करते हैं ना, तो उसकी आइडेंटिटी खत्म होती है। तो आइडेंटिटी खत्म होने पे क्या होगा, आपने उसका जो बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बदलोगे, तो भैया अलाउ तो नहीं करेंगे ना, उसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देंगे। ऐसे ही इनका भी बेसिक होता है कि फॉर इफ यू आर destroying द फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग, देन इट इज गोइंग टू बी वैल्यूड नथिंग। ठीक है। तो इसमें भी यही है कि जब घर की नींव को तुम हिलाओगे, तो भैया वो तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन मार्क कि अगर, क्योंकि आप ये समझिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन या आर्म्स। एक तो होता है जो इलीगल चलती है। इलीगल पे जनरली कंपनी का नाम नहीं होगा, देसी कट्टा लिख लेना आप। उसे देसी कट्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर कुछ भी ना उसकी ब्रांड होती है, ना नाम होता है, ना उसकी कोई वैल्यू होती है कि किस तरीके से काम करेगी, कभी काम करेगी भी नहीं करेगी। और ये तो सुना है आपने भी कि कई बार देसी कट्टा उल्टा फायर कर देता है, जो चला रहा है उसकी लग जाती है। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी सेफ्टी भी रहे उसके साथ, और कैसे काम करती है जब जरूरत हो, और उस तरीके से ही काम करें। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क इतनी वैल्यू क्रिएट करता है। आप ये बताइए, आपके पास एक, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और ये इजी करने के लिए। आपके पास एक कोक की बोतल है, एक खाली बोतल है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, आप किसे पियेंगे? कोक की बोतल पियेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक ब्रांड से नाता जोड़ा हुआ है, समझ में आता है कि यस ये अच्छा काम करेगी, मतलब इट शुड हैव बीन गिवन एन एडिबल कैटेगरी, प्रोवाइडेड इन द एडिबल कैटेगरी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर इसके साथ आप छेड़खानी करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, सॉरी, तो ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है। पढ़ लेते हैं। ऑब्लिटरेट, रिमूव, ऑल्टर, फॉर्ज एनी नेम, नंबर, अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड और अदरवाइज शोन ऑन फायर आर्म और एम्यूनेशन। ठीक है। अब आप कहोगे इसमें आर्म क्यों नहीं है, फायर आर्म क्यों है? लाठी पे कोई निशान लगा हुआ आता है क्या? डंडे पे, तलवार पे कोई निशान लगाया हुआ आता है क्या? फायर आर्म इसीलिए होता है कि भाई ये ऐसी चीजें हैं कि जो डैमेज बहुत कर सकती हैं। ठीक है। उनको एक कंपनी ही बनाती है, एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है, उनको 100 या 1000 बार या लाख बार उनको चेक किया जाता है, तब उसके बाद वो पब्लिक को दी जाती है, सेल पे लगाई जाती है। ठीक है। तो इसलिए फायर आर्म और एम्यूनिशन ओनली। ठीक है। नो पर्सन शेल sell or transfer any firearm which does not bear the name of the maker, manufacturer's number or other identification mark stamped or otherwise shown therein manner approved by the CG। तो इनको शुरुआत में पढ़ा था ना कि हमने रेगुलेट करने के लिए आर्म्स और एम्यूनेशन को, रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लाइसेंस, इसमें ये भी होता है कि आप जो भी कंपनी बना रही है, उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इट शुड हैव आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इट कैन बी ट्रेस्ड कि किसने बनाई है, क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है तो वी कैन सू देम। ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो बिना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की क्या फिर क्या क्या हुआ, पहले तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आइडेंटिफिकेशन मार्क हटा नहीं सकते। दूसरा हुआ कि आप सेल और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते अगर उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, या फिर कंपनी का नाम नहीं है, या फिर कोई भी और आइडेंटिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रखी है वो नहीं है। ठीक है। what whenever any person has in his possession any firearm without such name, ठीक है, number or other identification mark such name, it shall be presumed unless the contrary he has obliterated, removed, altered, forged the name। यहाँ पे आ गई शेल प्रिजम्पशन। ये रही सेल प्रिजम्पशन में, मतलब कि मान के चलो उस, जो भी वो ट्रांसफर कर रहा था, सेल कर रहा था, या फिर उसकी पोजेशन में है फायर आर्म या फिर एम्यूनिशन, और उस पर वो चीज नहीं है, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने ही उसको हटाया है, उसने ही उसको खत्म किया है। जैसे आपने काउंटर फिटिंग का देखा होगा, सेक्शन आई थिंक 28 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईपीसी का 28 या 29 में से ही है। तो उसमें काउंटर फिटिंग में भी एक एक्सप्लेनेशन वन में लिख रखा है कि प्रिजम्पशन की बात करते हैं। प्रिजम्पशन में ये है कि अगर आपने काउंटर फिट किया है, मतलब उस पर कुछ ना कुछ खराब हो रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने वो काउंटर फिट किया है, चाहे वो पहले से होता हुआ आया हो, किसी और ने किया हो। लेकिन अगर आपको पोजेशन में है, और वो उसी की जो नोट या कॉइन की एक किसी भी आइडेंटिफिकेशन को उन्होंने मिटा दिया है, तो प्रिज्यूम क्या किया जाएगा कि आपने किया है मुझे। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर आपने, आपके पास ऐसा कोई भी आर्म्स या एम्यूनिशन है जिसमें कि उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, तो उसमें प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने ही वो किया है। ठीक है। अनलेस यू प्रूव इट रॉन्ग, सिंपल सी बात। सेल्फ प्रिजम्पशन मतलब है कि इट इज रिपटेबल, बट इट हैज टू बी प्रिज्यूम्ड बिकॉज इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, नॉट फैक्ट। ठीक है।
प्रोवाइडेड दैट रिलेशन पर्सन हु हैज इन पोजेशन द कमेंसमेंट, तो ये तो कमेंसमेंट की बात होती है कि शुरुआत में क्या होता है। तो आई थिंक इससे कोई मतलब नहीं होगा कि फिर उसको, क्योंकि इनिशियली क्या होता था कि जब 1959 में एक्ट आया तो तब तक तो कोई रेगुलेशन नहीं था, तो कोई जरूरी भी नहीं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क होना भी चाहिए, होना नहीं चाहिए। तो जब नहीं है तो उसको 1 साल के अंदर अंदर उसे करा लो इस टाइम। ये इतनी सी बात है, मैंने समझा दिया वो भी। प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ बाय और सेल ट्रांसफर टू यंग पर्सन, हु इज यंग पर्सन, हु इज 21 ईयर्स, द एज ऑफ 20 कंप्लीटेड एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है। तो 21 साल होते ही यू विल बी, तो मतलब आज मेरा बर्थडे है, 21 साल हो गया, तो इसका मतलब कि आई कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस और आई कैन हैव प्रोहिबिटेड आर्म्स। तो एक तो ये 21 ईयर्स हो गया। दूसरा हो गया हु हैज बीन सेंटेंस्ड और कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, वायलेंस, मॉरल ट्रिब्यूट और एनी टर्म, चाहे वो 1 महीना हो, 10 दिन हो। सेक्शन 510 पढ़ा होगा आईपीसी का, उसमें 10, उसमें 24 घंटे भी है, ठीक है। तो एनी टर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सेंटेंस। मान के चलो कि जैसे ग्रीवियस हर्ट किया उसने, ठीक है, उसको 2 साल की सजा हुई, 2 साल की सजा उसने पूरी करके आ गया। अब उसके बाद 5 साल तक वो कोई भी फायर आर्म को नहीं पोजेस कर सकता, ना एक्वायर कर सकता, ना पोजेस कर सकता, ना सेल कर सकता, ना ट्रांसफर कर सकता, उस पर ये प्रोहिबिशन है, ऑटोमेटिकली है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि स्पेशल ऑर्डर दे कोर्ट इस बारे में। तो एक तो ये हो गया। 21 ईयर्स तक क्या हो गया कि आप 21 साल तक के नहीं हुए हो, पूरे 21 साल पूरे नहीं किए, तब भी आपको कोई भी किसी भी सूरत में आपको ना एक्विजिशन अलाउड है, ना पोजेशन अलाउड है, ना सेल ट्रांसफर, कुछ भी अलाउड नहीं है उस फायर आर्म और एम्युनिशन का, ठीक है। और चैप्टर 8 सीआरपीसी याद है, जिसमें कि पीस एंड बिहेवियर को मेंटेन करने की बात है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं जैसे डीएम, एडीएम, एसडीएम, वो अगर आपने सिक्योरिटी, कन्विक्शन या फिर पीस किसी भी तरीके से आपने डिस्टर्ब किया है, तो आपको एक जो 106 सीआरपी से लेके 1010 तक है, वो आप 1 ईयर, 3 ईयर वो दे रखा है वहां पे। अगर उसके अंदर अंदर आपके ऊपर वो चीज लगा दी कि आप ये, आपके बॉन्ड भरवा लिया कि आप ये 3 साल तक नहीं करेंगे, और आप उसमें आपके साथ वो बॉन्ड भरा हुआ है, वो 3 साल तक लागू है, इट इज इन रनिंग, ठीक है, तो फिर आप लाइसेंस नहीं ले सकते, या फिर एक्वायर नहीं कर सकते, या फिर आप पोजेस नहीं कर सकते, वही चीज, ठीक है। तो ये चैप्टर 8, तो ये 3 चीज याद करनी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नो पर्सन सेल ट्रांसफर कन्वर्ट रिपेयर टू एम्यूनेशन फॉर एनी अदर पर्सन whom he knows has reason to believe। तो यहाँ पे आपकी एक ड्यूटी है कि आप तो खुद नहीं है कैपेबल, जो कि 1 2 3 में दे रखा है कि भैया 21 साल के नहीं हुए, या फिर आप 5 साल आपके पूरे नहीं हुए सेंटेंस एक्सपायर होने के, या फिर आप चैप्टर 8 में बॉन्ड को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि जिसको आप सेल कर रहे हैं, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको आप बेच रहे हैं, ठीक है, अगर वो भी नहीं हुआ तो भी वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, अगर वो कैपेबल नहीं है उसको होल्ड करने के, ठीक है। तो नो पर्सन सेल, सेल और ट्रांसफर, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको अभी भी याद आ रहा होगा मुझे लगता है। क्या 18 साल से का बच्चा तंबाकू, बीड़ी, दारू, सिगरेट खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो अगर आप बेच देते हैं उसे, आपको पता है 18 साल का नहीं है, ठीक है, तो फिर आप भी प्रोहिबिटेड है उस चीज को करने के लिए, आप पे पेनल्टी लग सकती है, आप पे बहुत सारे जेल भी हो सकती है उसमें, ठीक है। तो ये सेम ऐसे ही है, सेम प्रोविजन है कि अगर आपको पता है कि वो 18 साल का नहीं हुआ, 21 साल का नहीं हुआ, या फिर वो, मैंने आपको दो और पॉइंट और बताए, अगर वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर आपको वो चीज अलाउड नहीं है। तो इसमें ये ना, टू बी प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज ए फ्रॉम एक्वायरिंग, क्लॉज ए कौन सा है, वो 3 आ जाएंगे। टू बी अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ सेल और ट्रांसफर, सच कन्वर्ट रिपेयर, तो अनसाउंड माइंड भी हो गया इसमें एडिशनल। प्राइमरीली एक्वायर कर सकता है, पोजेस कर सकता है, लेकिन उसको अगर तीसरे पर्सन को पता है कि ये अनसाउंड है, तो फिर उसको ट्रांसफर नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी ट्रांसफरी, ही कैन नॉट बी रिसीवर, ठीक है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट मे यूज प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन सच फायर में मे बी प्रिस्क्राइब इन द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो उनका मतलब ये कहने का है कि जैसे मान के चलो, आपने देखा होगा कि पुलिस में भर्ती हो जाती है कांस्टेबल की 18 18 17 17 साल की उम्र पे, या फिर आर्मी में हो जाती है, तो वहां तो वो ट्रेनिंग अकेडमी में यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे वो नॉट स्टैंडिंग है, ठीक है, कि वहां पे ये ए और बी नहीं लगेंगे। सॉरी, सेक्शन ए का सब क्लॉज 1, 21 ईयर्स की एज है वो रिडंडेंट हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो हमारा 7 8 9 हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे? सीधा चलेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 पावर एंड प्रोसीजर की बात करता है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपके लिए इजी करने के लिए एक वो बना लिया है,
24 से 24 भी थोड़ा सा अलग है, जिसको मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा। नथिंग सीरियस, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 1983 में आया था। 1983 में इसलिए आया था कि पंजाब में बहुत ज्यादा अनरेस्ट चल रहा था। क्योंकि आपको पता ही है, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी 1980 में। फिर 1985 में, 84 में राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी। 84 में नहीं, उसके बाद ही हुई थी, सॉरी। और तो वो बहुत अनरेस्ट पीरियड था पंजाब के लिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर को मार दोगे तो इट विल बी अलार्मिंग सिचुएशन ना, फॉर एनी स्टेट। तो वहां पे इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इस चक्कर में वो उन्होंने, मुझे लगता है, आर्म्स के लिए कोई डिस्टर्ब एरियाज में जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, या फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जहाँ पे अनपीस, मतलब पीस जो नहीं है, पीस नहीं है, तो वहां पे उन केसेस में कुछ आर्म्स को, कुछ क्या, सारे आर्म्स को ही उन्होंने बोला कि डिपोजिट करें। कहाँ पे? एसएचओ के पास, या फिर डीएम के पास, या फिर लाइसेंस डीलर के पास। ठीक है। तो ये दे रखा था 24 से 24 बी में, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। 24 से डील करता है पोजेशन से, 24 बी करता है कैरिंग से, मतलब कि आप लेके जा रहे हो। 24 से करता है पोजेशन से, आपके पास है। ठीक है। अब आते 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो पहला 19, पहला 19, फिर 20, फिर 21, 22, 23, 24। ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं पहले। प्रोडक्शन, अरेस्ट, डिपॉजिट, सर्च एंड सीजर बाय मजिस्ट्रेट, सर्च ऑफ वेसल व्हीकल एक्सेट्रा, सर्च एंड सीजर डिटेंशन ऑन सीजी ऑर्डर्स। तो मैं आपको एक ऊपर ऊपर से आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन? आप गाड़ी में जा रहे हो, पुलिस वाले ने हाथ दे लिया, आ जाओ, साइड में आ जाओ, साइड में लगा लो गाड़ी। ठीक है। आपसे कहा लाइसेंस दिखाओ, पीयूसी दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ गाड़ी का। व्हाट इज इट? इट इज प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन मांग लिया कि आप, गाड़ी आपकी है, अच्छे से चला रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन एक प्रिकॉशन की तरीके से कि आपके पास सब कुछ है, डॉक्यूमेंट चेक करने की उनके पास पावर होती है। ठीक है। तो जब पावर होती है तो वो रोक के मांगते हैं, आपने दिखा दिया, दे विल लेट यू गो। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि डिमांड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस, कि आप बंदूक लेके घूम रहे हो। कई बार कुछ लोग आते हैं ना शो ऑफ करने के लिए, कि शादी में लेके आ गए और यहाँ लगा ली बंदूक साइड में। तो उनसे अगर पुलिस वाले को दिख गया, उन्होंने कहा कि चलो लाइसेंस दिखाओ, और लाइसेंस नहीं दिखाया उसने, तो रिफ्यूज कर दिया, या फिर उसके पास नहीं है, तो वहां पे वो उसका नेम एंड एड्रेस ले लेंगे पुलिस वाले। या फिर उसके, अगर वो सस्पिशियस भी लगता है, या फिर कुछ लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है, तो उससे वो डिटेन, मतलब डिटेन भी कर सकते हैं। और अगर वो फिर भी नहीं करता तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 42, सॉरी 19 हो गया। जो कि 42 सीआरपीसी मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये सिमिलर है। अब नेम एंड एड्रेस मांगा, नहीं मांगा, नहीं दिया उसने, तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है विदाउट वारंट। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आगे, अरेस्ट, कैरिंग ऑन, कन्वेइंग ऑफ आर्म्स और सस्पिशन ग्राउंड। तो इसमें क्या है कि आप, भले ही आपके पास लाइसेंस हो या ना हो, और आप बंदूक लेके जा रहे हो, और सस्पिशियस लगा किसी मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, या फिर ऑथराइज्ड पर्सन को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा है, कि नहीं ये थोड़े से सस्पिशियस ग्राउंड्स हैं, ठीक है, ये कुछ गलत करने जा रहा है, तो वहां पे भी उसको डिटेन कर सकते हैं, उसके आर्म को। और अगर वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है, या फिर रेस्ट्रेन करता है उस चीज को लेके, तो वहां पे उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। डिपॉजिट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मैंने बहुत बार एग्जांपल दे दिया, कि अगर उन्होंने कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहां पे कि आर्म रखना, पोजेस करना इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, तो वहां पे वो डिपॉजिट करना जरूरी है। उनको एक टाइम दिया जाएगा और डिपॉजिट किया जाएगा, उसके बाद वो वापस मांग सकते हैं जब वो टाइम एक्सपायर हो। ठीक है। तो ये बात है। सर्च एंड सीजर बाय मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये या फिर अनलॉफुल चीजों के लिए यूज किया जाएगा आम को, या फिर वो इलीगल पोजेसर है उस चीज का, किसी भी तरीके से उसको, उनको डाउट हो रहा है कुछ गड़बड़ है, तो वो एक मजिस्ट्रेट होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, वो एक सर्च करा सकता है, जैसे सेक्शन 47 में होता है सीआरपीसी में। और वहां सर्च में कुछ भी मिलता है तो उसको फिर डिटेन भी कर सकते हैं, और अगर वो रेस्टेन करता है तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सब पावर है। सर्च ऑफ वेसल्स व्हीकल एक्सेट्रा सेम है। वो प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब आप, जैसे कि आप बंदूक लेके जा रहे हो, या फिर अगर जैसे आपने वो देखा है ना, रिपब्लिक डे पे देखा होगा, या फिर 15 अगस्त पे देखा होगा, इंडिपेंडेंस डे पे, कि गाड़ियां सर्च होती हैं, तो ये आर्म्स और इनको ही चेक करते हैं कि कहीं ये अनरेस्ट तो क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। तो उस समय ज्यादा सेंसिटाइजेशन होता है, उसके बाद जनरली ओके रहता है।
ज्यादा चेकिंग नहीं होती। तो वो चेकिंग जो होती है वो सेक्शन 23 के ही अंदर आपको अलाउ होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं सेक्शन 24 में कि स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक पीपल है, कुछ क्लासेस हैं जहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं कि यहाँ पे इनका सर्च सीजर हो, इससे डिटेंशन हो, कि इसकी आर्म्स और जो भी उनके पास एम्यूनिशन है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, एक ओवरव्यू ले लिया, अब हम धीरे 19, जो कि हमने 19 से लेकर 24 AB तक हमने ओवरव्यू ले लिया। अब इसके बाद आता है कि कैसे कैसे बेयर एक्ट लैंग्वेज होती है, कौन कौन यूज होता है इसमें, मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पावर टू डिमांड प्रोडक्शन, तो पावर किसके पास है? पुलिस ऑफिसर के पास है, और एनी अदर ऑफिसर स्पेशली पावर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कौन होगा, ठीक है। मे डिमांड प्रोडक्शन ऑफ हिज लाइसेंस फ्रॉम एनी पर्सन हु इज कैरिंग एनी आर्म्स, तो ठीक है, कैरी कर रहा हो, ठीक है, घर में जाके उसके नहीं, वो तो अलग सर्च एंड सीजर हो जाएगा। यहाँ पे बस उसके पास लगी हुई है बंदूक, तो फिर उससे पूछ सकते हैं कि भाई लाइसेंस दिखा दे एक बार। If the person upon whom demand is made refuses or fails to produce the license or to show that he is entitled to by virtue of act, अगर वो कैसे भी बता नहीं सकता कि सर मेरे पास लाइसेंस है या फिर मैं इसको होल्ड करने के लायक हूँ या कैपेबल हूँ, तो क्या कर सकते हैं, कंसर्न में रिक्वायर हिम टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस, और अगर फिर भी लगता है कि नहीं सीज कर लो, और विच ही इज कैरिंग, और उसके बाद भी अगर वो नहीं करता, नेम एंड एड्रेस नहीं दे सकता, तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये अरेस्ट विदाउट वारंट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये रहा। अब इसके बाद है दूसरा, अरेस्ट ऑफ पर्सन कन्वेइंग आर्म्स एक्सेट्रा अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, वेयर एनी पर्सन इज फाउंड कैरिंग एम्यूनेशन वेदर कवर्ड बाय लाइसेंस और नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, भले ही लाइसेंस हो उसके पास ना हो, ठीक है। इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर सच सर्कमस्टांसेस एज टू अफोर्ड जस्ट ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडम के यार मुझे शक हो रहा है उस पर, एक रीजन ऑर्डर देते हैं पुलिस वाले भी, मजिस्ट्रेट भी, ठीक है। द सेम अकरिंग विद इंटेंट टू यूज देम, और द सेम मे बी यूज्ड फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस, ठीक है। एनी मजिस्ट्रेट, एनी पुलिस ऑफिसर और एनी पब्लिक सर्वेंट और एनी पर्सन एम्प्लॉयड working upon railway, aircraft, vessel, vehicle, any other means of conveyance may arrest him विदाउट वारंट एंड सीज फ्रॉम सच एम्यूनिशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पब्लिक ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑथोराइज्ड पर्सन दे रखे हैं जहां पे कि अनरेस्ट हो सकता है, और वो उम्मीद है या फिर एक डाउट है उसके ऊपर कि वो उस आर्म और एम्यूनिशन को यूज कर सकता है, इंटेंड टू यूज फॉर एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपने बंदूक लगा रखी है, और उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये पता नहीं क्यों बंदूक क्यों लेके आया है, या फिर कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप उसे सर्च सीज कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आ गया डिपोजिट ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा पोजेशन सीज टू बी लॉ, सीजिंग टू बी लॉफुल, एनी पर्सन हैविंग इज आर्म्स, और ये जहाँ पे उसका लाइसेंस या फिर उसका जो लाइसेंस का टाइम है वो एक्सपायर हो गया। दूसरा है सस्पेंशन और रिवोकेशन लाइसेंस कर दिया किसी भी रीजन की वजह से, बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4, सेक्शन 4 में मैंने बोला था कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए, जैसे कि इलेक्शन हो गया या फिर अनरेस्ट हो गया, कर्फ्यू हो गया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि ये टाइप के जो आर्म्स है ना इनको डिपोज कर दिया जाए, ये वैलिड लीगल नहीं है, अब आपको प्रेस करना, एक्वायर करना या फिर उसको सेल ट्रांसफर करना, ठीक है। एनी रीजन वॉट्स एवर सीज टू बी लॉफुल, किसी वजह से वो लॉफुल नहीं रहा उसके पास रहना, ठीक है, उस एम्यूनिशन का, ठीक है। शेल विदाउट अननेसेसरी डिले, विदाउट एनी अननेसेसरी, इसमें कोई टाइम नहीं दे रखा, द सेम इधर विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे प्रिस्क्राइब, द लाइसेंस डीलर या फिर लाइसेंस डीलर के पास या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के पास, अगर वो आर्म्ड फोर्स का मेंबर है, ठीक है, तो उसके पास आप रख देते हो। एक बार वो डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद वो टाइम खत्म हो गया डिपोजिशन का, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वो चलता है कई बार 1.5 महीना, ठीक है, 1.5 महीने चलता है, तो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगले दिन से लागू होने वाला उससे एक दिन पहले आप अननेसेसरी डिले लिखा हुआ है तुरंत जमा कर दो, ये नहीं कि आप 2 दिन बाद जा रहे हो, 3 दिन बाद जा रहे हो, नहीं, वो तुरंत के तुरंत जमा कर दो। और फिर जब वो इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सीज हो जाता है, उसके बाद आप उसको रिसीव कर सकते हो बैंक में, ठीक है। कौन कर सकता है? एक तो वो खुद आदमी जिसके नाम पे वो लाइसेंस है या फिर वो आम था, या फिर वो मर गया है तो उसके बच्चे, लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर कोई और पर्सन, ठीक है। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। अब प्रिस्क्राइब मतलब कि उसको बोला कि 2 महीने के अंदर अंदर आप रिसीव कर लो, 3 महीने के अंदर अंदर रिसीव कर लो, जो भी गवर्नमेंट इशू करती है। टू रिसीव बैक एनीथिंग डिपॉजिटेड बिकम एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट, सेम इन रिपोर्टेशन,
टू डिस्पोज और ऑथराइज, या फिर वो डिस्पोज कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, रिसीव खुद ना करके, ठीक है। और उसके पैसे ले लिए कि जी मैं नहीं रखना चाहता, मुझे से बेच दो, ठीक है। सेक्शन 32 हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसके बारे में पढ़ना नहीं। ऑल थिंग डिपॉजिटेड नॉट रिसीव बैक, जो हमने रिसीव नहीं करी या फिर डिस्पोजल के लिए बोल दी, वो फोरफिट कर देगी गवर्नमेंट। फोरफिटर का मतलब बताया था कि गवर्नमेंट उसकी मालिक हो जाएगी, किसके थ्रू? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू। इनकेस ऑफ सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस सस्पेंड हुआ है तो फिर फोरफिट नहीं करेंगे, क्योंकि सस्पेंडेड लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड, और उसका फिर वो जो अनलॉफुलनेस होती है ना किसी भी लाइसेंस की, वो सीज कर जाएगी, तो फिर वो लॉफुल हो जाएगा, तो फिर तो वो आम उसको ले सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एज सच सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस में आपको जरूर ये नहीं है कि वहां पे फोरफिशर, ठीक है। फिर इसके बाद है बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, तो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि आप कम से कम शो कॉज नोटिस तो दोगे। अगर आप फोरफिट कर रहे हो तो कम से कम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर खुद उस पार्टी को कहो कि भाई तुम्हारे पास कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड है जहाँ पे हम आपको ये फोरफिट ना करें, आपको वापस दे दें। तो वो 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि रिक्वायरमेंट सो कॉज फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस वाई द थिंग्स स्पेसिफाइड हैव नॉट बी फोरफिट, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द डिपोजिटर में भी इजीली गिवन डिस्ट्रिक्ट शेल पास ऑर्डर, तो अगर वो प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है 30 दिन के अंदर, या तो कोई आया ही नहीं, या फिर आया तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि जी मैं इसके लायक हूँ, या फिर आई एम ऑथराइज टू होल्ड दिस आर्म्स और एम्यूनिशन, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो जो भी ऑर्डर होगा वो उसे पास पास कर देगा। और फिर उसका जो भी प्रोसीड्स होती हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव को या डिपोजिटर, उसको जो भी उसका होल्डर होता है उसको दे दिया जाता है, अगर वो डिस्पोज ऑफ होता है, मतलब बेच दिया, पैसे जो है जितने पैसे आए उनको दे दिया, और जो चार्जेस लगेंगे बेचने के, जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग दैट आम ना, तो वो गवर्नमेंट खुद रिकवर करेगी उसी अमाउंट से, ठीक है। अब वहीं से सर्च एंड सीजर बाई मजिस्ट्रेट, वेन एवर एनी मजिस्ट्रेट, कौन है मजिस्ट्रेट? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। हैज रीजन टू बिलीव, आरटीबी, दैट एनी पर्सन डिसाइडिंग विद इन द लोकल लिमिट्स, उनकी लोकल लिमिट्स में, ऐसा नहीं कि आज यहाँ का जो मजिस्ट्रेट है वो, जैसे एग्जांपल लूँ कि दिल्ली वेस्ट का मजिस्ट्रेट जो है वो दिल्ली ईस्ट की के लिए ऑर्डर कर सकता है, नहीं कर सकता, उसकी जो जुरिडिक्शन है उसमें ही कर सकता है। एमिशन फॉर एनली अनलॉफुल पर्पस, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि अगर वो पोजेशन में है और उसको डेंजर कर रहा है वो पब्लिक प्लेस को और सेफ्टी को, तब वो क्या कर सकता है? अपने भाई रीजन ऑर्डर देगा, ठीक है, वो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। कॉज सर्च, सर्च के लिए बोलेगा कि सर्च करो उसके हाउस और प्रमाइसिस को, और उसके बाद अगर लगता है कि नहीं वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसके फिर उसको सीज कर लो और डिटेन कर लो सेफ कस्टडी में। और भले ही उसके वो उस आर्म और एम्यूनिशन को लायक हो उसे होल्ड करने के, ठीक है, भले ही एक्ट कहता हो कि नहीं तुम होल्ड कर सकते हो, तुम्हारे पास लाइसेंस है, यू आर कैपेबल इनफ टू होल्ड इट एज पर द लॉ, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लगता है कि सस्पिशियस ग्राउंड है कि वो अनलॉफुल पर्पज के लिए यूज करेगा, या फिर वो डेंजर क्रिएट कर सकता है पब्लिक प्लेस और सेफ्टी के लिए, तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई इसको सीज कर लो सर्च कराने के बाद, ठीक है। और जो भी ये सर्च होगा वो कब होगा? मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, या फिर कोई ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया। अब मजिस्ट्रेट के पास इतने काम होते हैं तो खुद तो नहीं जा सकते, तो कोई ऐसा ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया हो गया होगा जिसकी प्रेजेंस मैंडेटरी होगी, क्योंकि वी नो पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट टू बी बिलीव्ड एज पर लॉ, नॉट एज पर माई ओपिनियन, ठीक है। सर्च ऑफ वेसल्स व्हीकल ऑफ आर्म्स, जो कि मैंने आपको बताया कि कभी भी गाड़ी जा रही है और उनको लगा कि यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी पे लगा कि भाई सस्पिशियस है, तो वो अपना डिक्की चेक करके देखते हैं कि भाई देख लें कि कहीं कुछ बंदूक बंदूक तो लेके नहीं जा रहा, कुछ कैश वैश तो लेके नहीं जा रहा, कुछ अनलॉफुल काम तो नहीं कर रहा, तो वो इसमें ही हो जाता है। या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो तब भी उस समय भी ऐसा होता है, ठीक है, डराने डरूने दे जा रहे किसी गाँव में। तो वहां पे क्या होगा? मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर एनी अदर ऑफिसर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसको करेगी, that likely to be committed stop search vessel vehicle in means of conveyance seize any arms or ammunition may be found along with such vessel vehicle or other many conveyance, तो उसको सीज कर सकते हैं, किसको? एम्यूनिशन को भी, और वही मेनली आर्म्स और एम्यूनिशन करेंगे जो कि वेसल या व्हीकल में मिले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेशल ऑर्डर कर सकती है, किसके लिए? कि भैया इन्होंने ये जो जो भी पोजीशन है, या फिर एम्यूनिशन का जो भी सेल ट्रांसफर जो भी वो कर सकता है, तो उसको पब्लिक
वही है ना कि नेसेसरी, यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको, सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि कई बार पब्लिक इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर देखा जाता है। तो यहाँ पे पब्लिक इंडिविजुअल इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम 24A 24B पे। 24A में मैंने बताया था पोजीशन में काम करता है, 24B काम करता है कैरिंग में, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है ये सबसेक्शंस, 24A सॉरी सेक्शंस 24A 24B एग्जैक्टली सेम है। बस 24A को पढ़ लेते हैं। 24A काम करता है पोजीशन पे, 24B काम करता है कैरिंग पे, मतलब आप कहीं लेके जा रहे हो। ये क्या कहानी है इसकी? कहानी मैंने आपको बताया कि पंजाब के टाइम पे 1983 का अमेंडमेंट है ये। पंजाब उस समय अनरेस्ट में चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे कि सरकमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए हैं जहाँ पे डेंजर है पब्लिक सेफ्टी या इंटरेस्ट को लेके, तो अगर उस जगह आर्म्स और एम्यूनिशन है किसी भी लेवल के हों, वो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफाइड आर्म्स और एम्यूनिशन होंगे वो तो सेक्शन 4 में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे कर्फ्यू लग गया, जैसे अभी संभल का केस चल रहा है, संभल में क्या हुआ, संभल में वो जामा मस्जिद के सर्वे के लिए बोल दिया ऑनरेबल कोर्ट ने। तो बोल दिया तो तब फिर वो पत्थरबाजी हो गई, पुलिस से लड़ाई वड़ाई होगी, तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिया। तो कर्फ्यू लगा दिया तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन क्या हुआ, तो उसका पोजेशन जो है ना वो सबको डिपॉजिट करना पड़ेगा, कि जाके अपना डिपॉजिट कर दो, वरना भाई प्रोहिबिशन लग जाएगा और फिर पेनल्टी लग जाएगी। तो ये क्या हुआ, पब्लिक डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यहाँ पे हम कर्फ्यू बोल सकते हैं, ठीक है। कर्फ्यू, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं उसमें, अगर वो ऐसा हुआ तो लिमिट्स बता सकते हैं कि इन इन एरियाज में, ठीक है। इन इन एरियाज में उसको बैन कर दिया जाए। डायरेक्ट कर सकते हैं कि भैया सेक्शन 21 की तरह उसको तुम डिपॉजिट करो जाके, ठीक है। सेक्शन 21 में भी डिपॉजिट पढ़ा था ना हमने। या फिर शैल नॉट बी लॉफुल एनी पर्सन टू हैव हिज पोजेशन, उसको हम उसके पोजेशन को ना अनलॉफुल घोषित कर सकते हैं, भले ही नॉर्मल एक्ट के जनरल प्रोविजंस बोल रहे हो कि आप लॉफुल है आपका पोजेशन, लेकिन इस सेक्शन को, क्योंकि ये स्पेशल सेक्शन है और इस वजह से इसको हम अनलॉफुल घोषित कर सकते हैं। ऑथराइज एनी सच सच पर्सन सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। थोड़ा इसका ध्यान रखना कि ऑथराइज एनी सच ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सीजी और एसजी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब कर्फ्यू लग गया या फिर इमरजेंसी लग गई, तो इमरजेंसी में सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो फेडरलिज्म होता है वो खत्म हो जाता है और वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे तभी जाके वो प्रोहिबिट किया जाएगा या फिर कुछ भी किया जाएगा। वो नॉर्मली भी हो सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के थ्रू भी हो सकता है। देयर शुड नॉट बी एनी हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, ठीक है। तो सर्च कर लिया, ये सर्च वैसा ही है। हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा था, अभी सेक्शन 22 पढ़ा था। और फिर सीज कर लिया जो भी वो पाए गए हैं, पीरियड स्पेसिफाइड है, तो उसके बाद जो ये जो टाइम है ना उसको, इस 24A 24B को लागू करने का, ये एक टाइम पे 90 डेज है। फिर अगर 90 डेज के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर से 90 डेज। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला 1 साल के लिए लगा दिया, ठीक है। तो वो 90 डेज में ही लगेगा, ठीक है। तो ये 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद प्रोविजन जो है सर्चेस के और सीजर के, कौन कौन से प्रोविजन है, सेक्शन 47 सर्च होता है। आपका 52 में भी सीज, 52 में सीज होता है। तो ये सारे जो प्रोविजन है ना सीआरपीसी के, वो सब लग जाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, 24 भी एग्जैक्टली सेम है। बस ये है कि ये कैरिंग की बात है, ठीक है। तो अभी हमने जो एक्ट है, एक्ट को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। मैंने आपको एक वो भी बना के दे दी थी प्रेजेंटेशन, जिससे कि हमने एक कहानी बन जाए। कहानी में मैंने आपको एक ऊपर ओवरव्यू दे दिया था, ओवरव्यू देने के बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड्स हैं किसी भी सेक्शन के वो भी बता दिया आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आते हैं लैंडमार्क केसेस पे और रिसेंट केसेस पे। वो दो चार ही हैं, 5-10 मिनट और लगेगी, उसके बाद ये डन एंड डस्टेड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है 1992 या 1991 की बात है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गणेश चंद्र भट्ट वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के केस में, 1993 का केस है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें बोला था कि राइट टू पोजेस आर्म्स और एम्यूनिशन विल बी कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या होता है कि अ, आप आर्टिकल 21 के थ्रू राइट टू सेल्फ डिफेंस में, जो कि राइट टू लिव विद डिग्निटी आता है, तो वहां पे राइट टू सेल्फ डिफेंस में आपका एम्यूनिशन या फिर आर्म्स को पजेस करना भी
उसी फंडामेंटल राइट के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है। तो इस वाले केस में जब इसको अपहेल्ड कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट हुआ कि एक लॉलेस सोसाइटी क्रिएट हो सकती है, कि इफ यू आर नॉट बिलीविंग अ स्टेट दैट इट विल गोइंग टू डिफेंड यू, तो आप एक आर्म पोजेस करते हैं, एक जो पीसफुल सोसाइटी है उसमें हर किसी के पास आर्म होगा, तो वी विल सी अ लॉलेस सोसाइटी। तो वहां पे उन्होंने राइट टू सेल्फ डिफेंस को फिर फाइनली एज बाय अमेंडिंग द आर्म्स एक्ट उन्होंने उसको ओवरटर्न कर दिया, ये डिसीजन को, जो कि गणेश चंद्र भट्ट का है। तो इवेंचुअली अब ये अप्लाई नहीं होता। तो 1993 में आपको पता होगा बॉम्ब ब्लास्ट केस हुआ था, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस, जिसमें जो द एक्टर संजय दत्त भी अ, उसमें आए थे। उनके ऊपर एक केस हुआ था, फिर फाइनली 2006 में वो कन्विक्ट हो गए थे, जिसका अगला केस संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस वजह से उसमें उसको ओवरटर्न कर दिया गया 1993 में। अगर सबके पास पोजेशन हो जाएगा, तो इट विल बी इजी फॉर दोज टेररिस्ट टू पोजेस आर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट देम। ठीक है। तो इसलिए वहां पे इस वाले केस को ओवरटर्न कर दिया। अब हम सेकंड पे आते हैं, संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें क्या हुआ था आपको अच्छे से पता होगा। संजय दत्त जो है वो 1993 में उनको एक टेररिज्म का जो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस है उसमें उनको पकड़ लिया गया था कि आपके पास इलीगल आर्म्स पोजेस की दी गई हैं, जो कि एक दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन है, उन्होंने उनको ट्रांसपोर्ट या फिर हायर करके दी थी। उसी उन्हीं बंदूकों को कहीं ना कहीं टेररिस्ट ने यूज किया था, तो उनका एक लिंक बताया गया था टेररिस्ट के साथ। इवेंचुअली उनको टेररिज्म में और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनको एक्विट कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। पर आर्म्स एक्ट में उनको, क्योंकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, ही हैड नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई ही वाज पोजेसिंग दोज बिग गन्स, दैट आई थिंक दोज वर AK-47, AK-49, तो वो बहुत बड़ी गन हो जाती है सेल्फ डिफेंस के लिए भी। तो उसमें उनको फाइनली कन्विक्ट कर दिया 2006 में, जहाँ पे कि 6 साल की सजा दी गई थी। इवेंचुअली उसको 2013 में उनमें 5 साल कर दी गई। फिर येरवाड़ा जेल में उन्होंने 1 साल भी बिताया। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल अपहेल्ड किया गया, राइट टू इक्वलिटी, दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है। तो वो चीज इसमें दी गई, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। अब उसके बाद एक बेसिक सा केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस अयूब खान। इसमें क्या था कि 1 साल की सजा दे दी गई थी आर्म्स एक्ट के पोजेसर को, लेकिन इवेंचुअली उसको 3 ईयर कर दिया गया, क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट थी 3 ईयर उस सेक्शन में 25 में। तो उसको मिनिमम पनिशमेंट देना मैंडेटरी है, तो वहां पे उन्होंने 3 ईयर करके फिर फाइन ₹500 कर दिया था। ठीक है। तो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन अब आया हरिकिशन वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें पोजेशन की बात होती है। पोजेशन दो तरीके, 3 तरीके के होते हैं। एक तरीके एक्चुअल पोजेशन हो गया, एक और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो गया, एक होता है कॉन्शियस पोजेशन। ठीक है। एक्चुअल पता है कि हमारे पास चीजें हैं, जैसे कि मेरे पास मोबाइल है या फिर मेरे पास गाड़ी है, तो एक्चुअल पोजेशन हो गया। लेकिन मेरी गाड़ी गैराज में या फिर कहीं किसी और दोस्त के पास है, तो वो हो गया कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, कि वो मेरे अंदर ही है लेकिन कहीं और खड़ी हुई है, किसी और के अंडर है। लेकिन एक होता है कॉन्शियस पोजेशन, दैट यू आर अवेयर ऑफ दैट पोजेशन। ठीक है। तो वो आर्म्स में इसलिए आता है, क्योंकि आपके पास आर्म्स हैं। मान के चलो मेरी जेब में किसी ने बंदूक डाल दी और मैं अवेयर ही नहीं था, तो इट इज नॉट अ कॉन्शियस पोजेशन, आई वॉज नॉट अवेयर। तो इसीलिए उसको, अनकॉन्शियस पोजेशन को आर्म्स एक्ट में कवर नहीं किया गया। ठीक है। तो अब ये कॉन्शियस पोजेशन करके एक नया टर्म निकाला, जिसमें आर्म्स एक्ट में वही लोग पनिशेबल होंगे जो कॉन्शियस पोजेशन रखते हैं, मतलब कि उनको पता है कि उनके घर में, उनके पोजेशन में वो आर्म्स या एम्यूनेशन है। ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। तो इसी हरी किशन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी वर्सेस ऑफ दिल्ली में 2019 में उन्होंने कॉन्शियस पोजेशन को डील किया। और भी बहुत सारे केसेस में किया था, पर ये एक मैंडेटरी केस हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस, जो कि रिसेंट भी है, लैंडमार्क भी हो जाता है, ये है राजेंद्र सिंह वर्सेस एनसी स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 2024 में उसको दोबारा से रिआइटरेट किया गया, उसमें कुछ डायरेक्शंस और इशू की गई, लेकिन 2023 में ये फाइनली आया था। 2023 में इसको ये बोला गया था कि राइट टू पोजेस आर्म्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। ठीक है। कि राइट टू पोजेस आर्म्स आर नॉट फंडामेंटल राइट एनी मोर, क्योंकि वो बाद में वो ओवरटर्न भी कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था गणेश चंद्र भट्ट वर्सेस डीएम वाले में, उसको ओवरटर्न भी कर दिया था, लेकिन अब फाइनली अपहेल्ड कर दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया इज नॉट यूएस, इंडिया इज नॉट कनाडा। तो वहां पे लॉलेस सोसाइटी नहीं है। उन्हीं लोगों को सेल्फ डिफेंस में दिया जाएगा जिनको एक खतरा भी है, जो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, जिनकी लाइफ इंपॉर्टेंट
रिहाइश तो सबकी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ उनको एक थ्रेट है इवेंचुअली सोसाइटी से, ठीक है। वो बड़े लोग बड़े चीज़ों पे काम करते हैं और उनको उनका बिजनेस ऐसा है कि दे विल बी अंडर थ्रेट। तो उनके लिए कहीं ना कहीं अलाउड है, वो भी एक एप्लीकेशन, एक प्रोसीजर जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उसमें इन्होंने बोला कि राइट टू पोजेस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और साथ में ये भी बोला कि आर्म्स एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा। तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जो कि राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, 2024 का केस है, जो कि आप लाइव लॉग पढ़ भी सकते हो। तो गाइडलाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस प्री के लिए स्पेशली, तो उसको हम पढ़, लेकिन ये 2024 का जो केस है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने केसेस भी डिस्कस कर लिए, इससे ज़्यादा डीप जा नहीं सकते क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जाम है। मेंस में एक बार को जा सकते हैं, तो दैट विल वी विल सी, पर उससे पहले दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो आर्म्स एक्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो लॉ लर्नर्स 365 को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें आगे मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करके, शेयर करके, जिससे कि हम और वीडियोस बनाएं। और भी आपके जो यूपीपीसीएसजे आने वाला है, या फिर और भी एग्जाम्स आएंगे, जैसे राजस्थान फिर से आएगा, हरियाणा फिर से आएगा, हर हिमाचल भी कहीं ना कहीं अनाउंस होने वाला है। तो उसकी हम वीडियोस बनाएंगे, उनके जो स्पेशल एक्ट्स हैं उनके लिए भी स्पेशल बनाएंगे। तो आई होप आपको पसंद आया हो। तो नमस्ते जी।